अभी तक की क्लास में हमने उदारवाद के 3 चरणों को समझा। तीसरा चरण जो है उसको शुरू करने वाले हैं। 2 को तो समझ लिया पूरी तरीके से। जैसे कि एक बार रिकैप करा देते हैं कि जो उदारवाद है ये एक आधुनिक विचारधारा है जो कहती है व्यक्ति प्राथमिक है, व्यक्ति प्रधान चिंतन की बात करती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य चीज़ों को मैं आपको देखने में मिलेगा कि तो उदारवाद के चरण को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं समकालीन उदारवाद, जिसे कहते हैं नव उदारवाद, नियो लिबरलिज्म। नव उदारवाद क्या है? नव उदारवाद को ही आपका नव दक्षिण पंथवाद कहते हैं, या इसी को स्वेच्छा तंत्रवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति की एक्सट्रीम लिबरेशन की बात होती है, आज़ादी की बात होती है। ठीक है, तो नव उदारवाद आगे बढ़ाते हैं। नव उदारवाद में आपने देखा था कि जो कल्याणकारी राज का जो कॉन्सेप्ट था, J.S. मिल, ठीक है, ये लोग आए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कल्याणकारी राज का कॉन्सेप्ट लाया और जिसकी वजह से राज जो हुआ, स्टेट का एक्सपेंड हुआ, राज बहुत मजबूत हो गया, व्यक्ति की हर एक क्षेत्र तक उसकी पहुंच हो गई, जिससे व्यक्ति की आज़ादी सीमित हो गई, प्रतिस्पर्धा नहीं रह पाई, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, चाहे वो ब्रिटिश का मॉडल हो चाहे वो आपका अमेरिका का मॉडल हो, दोनों पूरी तरीके से फेल हो गए थे मॉडल। तो फिर अब इन लोगों ने कहा कि अब ये मॉडल चल नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका का भी मॉडल फेल हो गया था, ब्रिटेन का भी मॉडल फाइनली फेल हो चुका था। अब बात आती है नव उदारवाद की। नव उदारवाद कोई, मैंने बताया था कि कोई नई चीज़ नहीं थी, शास्त्रीय उदारवाद की ही पुनरावृत्ति थी। शास्त्रीय उदारवाद को ही एक नए ढांचे में, जैसे कि एक नई बोतल में ही पुरानी शराब को भर देना है, कुछ ऐसी बात थी। तो जो नकारात्मक उदारवाद था, शास्त्रीय उदारवाद था, उसी को ही फिर आगे बढ़ावा देने की बात जो हो रही थी वो नव उदारवाद में हो रही थी। एक चिंतक आता है हायक, ठीक है, और हायक की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द रोड टू सेल्फडॉम। द रोड टू सेल्फडॉम। हम्म, 1944 में लिखी थी, 1944 में लिखी थी। यानी कि दास्ता का मार्ग, दास्ता का मार्ग, दास्तान नहीं, दास्ता। उसने सीधा ये कहा कि जो कल्याणकारी का जो मॉडल है ये दास्ता का सीधा रास्ता है, दास्ता का मार्ग है। इससे दास्ता और ये लोगों की आज़ादी खत्म हो रही है, अधिकार छीने जा रहे हैं, लोगों की अपना जो चॉइस है वो खत्म हो चुकी है। इन्होंने कहा कि जो कल्याणकारी राज्य है इसने क्या किया, अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है, जिससे कि व्यक्ति चुनाव की आज़ादी खत्म हो गई है। और 1990 तक आते आते 1980 के दशक मान लो, 1980 के दशक तक आते आते अमेरिका ने, यूएसए ने और यूके ने, ब्रिटेन ने, इन दोनों ने ही इस चीज़ को समर्थन दे दिया था कि हाँ ऐसा हो रहा है कि अर्थव्यवस्था में जैसे ही राज्य ने अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्रों में मोनोपोली स्थापित कर ली, एकाधिकार कर लिया, तो इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट कई प्रकार के हुए। एक तो जो व्यक्ति हैं उनकी आज़ादी सीमित हो गई, क्योंकि उनको चुनाव की आज़ादी नहीं दी गई, व्यवसाय करने की आज़ादी नहीं दी, एक तो वो आज़ादी खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि मोनोपोली उन्होंने कर ली। दूसरा क्या हुआ, इससे जो भी अर्थव्यवस्था थी वो घाटे में चली गई, क्योंकि राज्य जो सरकारी चीज़ें होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कल्याण करना, वेलफेयर करना, मुनाफा कमाना नहीं होता है। और निजी क्षेत्र होता है, उसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो जब आप मुनाफे की भावना से काम नहीं करोगे तो आपका वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपका वो काम घाटे में चला जाएगा। तो ये जितने भी PSU थे, सार्वजनिक उद्यम थे, सब घाटे में चले गए। जब घाटे में चले गए तो अमीरों पर जो टैक्स लगाया जाता, जो प्रगतिशील करारोपण हो रहा था, उस पैसे का भी प्रयोग ये जो सार्वजनिक उद्यम थे, पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, उनको उठाने में किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। यहीं पर रोलिंग बैक ऑफ स्टेट की बात होती है।
रोलिंग बैक स्टेट, ये की टर्म है, इनको याद रखना। रोलिंग बैक स्टेट, इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि इसमें राज्य की जो पुरानी भूमिका थी उसको वापस लिया जाए, और रोलिंग बैक जो राज्य की वर्तमान में भूमिका है, जो कल्याणकारी राज्य की भूमिका है कि राज्य बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, वो भूमिका को सीमित करे, राज्य को ज़्यादा काम नहीं करना है, सीमित काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दे, मार्केट को आज़ाद करे, मुक्त अर्थव्यवस्था करे। जैसे वैश्वीकरण क्या है? नव उदारवाद का ही विश्वव्यापी विस्तार है, ठीक है ना, एक्सपेंशन ऑफ न्यू लिबरलिज्म। तो ये बात हो रही थी कि रोलिंग बैक, तो इसमें एक व्यक्ति है, उनका भी नाम याद रखना, नॉजिक। और नॉजिक की एक पुस्तक भी है, नॉजिक, और इनकी एक पुस्तक का नाम है, याद रख लीजिए, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974। इन्होंने भी यही बात कही। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा प्रगतिशील करारोपण की आलोचना की। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाया जा रहा था, अमीरों पे टैक्स लगा करके गरीबों जो वितरण करने का काम हो रहा था, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा देखिए, जो व्यक्ति पूंजीपति है, जिसने पूंजी कमाई है, वो उसकी प्रतिभा और क्षमता का परिणाम है। उसके अंदर प्रतिभा थी, उसने मेहनत की है, तब जाकर के इतनी उसने अपनी पूंजी कमाई है। आप उस पूंजी पर टैक्स लगा दे रहे हो, उसको अपने पास ले रहे हो और जाकर के गरीबों में बांट दे रहे हो, ये तो किसी प्रकार के न्याय नहीं हुआ। एक प्रकार से देखा जाए तो वो ठीक भी कह रहा था, लेकिन आर्गुमेंट सुनिए सभी लोगों के, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि जो सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है वो सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया। प्रगतिशील करारोपण, क्योंकि इनके अनुसार जो संपत्ति होती है, संपत्ति व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता का परिणाम होती है। व्यक्ति की प्रतिभा और उसकी क्षमता का परिणाम होती है। ठीक, तो उस पर टैक्सेशन लगा दे रहे हो तो ये ठीक नहीं है। ओके। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो सामाजिक न्याय आप कर रहे हो, सोशल वेलफेयर कर रहे हो, सोशल जस्टिस कर रहे हो। देखिए, सोशल जस्टिस का ही मतलब वही होता है, वेलफेयर की बात होती है कि बुनियादी चीज़ों को देना। तो वो भी, उसका लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा है। जिनको मिलना चाहिए एक्चुअल, उन सभी को नहीं मिल पा रहा है। इसका लाभ सभी ले रहे हैं, इसका लाभ मध्यम वर्ग भी ले रहा है। और ये हकीकत है कि भारत में भाई 80 करोड़ आबादी को राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ये एक सफलता मानते हैं, लेकिन विफलता ये है कि क्या 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी इतनी गरीब है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं अपनी कमा पा रही है। देखने वाली बात है, ये हो रहा है। इसी में फिर मिनिमल स्टेट की बात की जाती है, मिनिमल स्टेट एंड न्यूट्रल स्टेट। मिनिमल एंड न्यूट्रल स्टेट, इन सब के केवल शब्द अलग है, मतलब वही है। सीमित राज्य हो, तटस्थ राज्य हो। सीमित राज्य, तटस्थ राज्य का मतलब क्या है? इनमें कहना यही है कि जैसे कि एक कारण और था जो प्रगतिशील करारोपण की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे इक्वल पे फॉर इक्वल, यानी कि समानता का ये विरोधी भी एक प्रकार से है ना, कि आप किसी से बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, किसी से बहुत कम टैक्स ले रहे हो, है ना। ये सारे आर्गुमेंट रखे। तो जो मिनिमल एंड न्यूट्रल स्टेट की बात हो रही थी, इसका सीधा मतलब हो रहा था कि मार्केट को खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, मार्केट को खुला छोड़ दिया जाए, अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया जाए, मुक्त बाजार को किया जाए, राज्य हस्तक्षेप ना करे, ठीक है,
राज्य हस्तक्षेप ना करे और व्यक्ति को आजाद छोड़ दिया जाए, जैसे कि समलैंगिकता, ठीक है, लिव इन रिलेशन। इनका कहना है कि देखिए समलैंगिकता का विषय है, लिव इन रिलेशन, ये व्यक्ति की चॉइस का विषय है। इसमें राज्य को या समाज को कोई दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं बनता है। व्यक्ति का चुनाव है और व्यक्ति के चुनाव से जब तक दूसरे प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो उसकी आज़ादी को सीमित नहीं किया जा सकता है, सीधी बात। ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, वैश्वीकरण की बात कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, तो ये सारी बातें की जा रही थी, तो समझ में आई। तो यानी कि जो भी कल्याणकारी राज्य में किया गया उन सबका इन्होंने विरोध किया। कारण क्या बताया कि इससे आज़ादी सीमित हो गई। कारण क्या बताया कि इससे राज्य जब बढ़ गया कंपटीशन नहीं बचा। इससे क्या हुआ, प्रगतिशील कर आरोपण का विरोध किया, क्योंकि मालिक की प्रतिवाद क्षमता का परिणाम होती संपत्ति। इन्होंने कहा कि मुक्त बाजार व्यवस्था हो, ये आज़ादी हो, वैश्वीकरण हो, इन सब चीज़ों की इन्होंने बात की। उसके बाद में इसमें दो तो नाम आपने लिख ही ली है। एक नॉजिक का नाम हो गया, नॉजिक, और पुस्तक का भी नाम है एनार्की स्टेट एंड यूरोपियन 1974। एक हायक का नाम लिख लिया, द रोड टू सर्फडॉम 1944 की। एक और नाम लिख सकते हैं मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन। ओके, इन्होंने भी इसी प्रकार की बातें कही हैं। देखो सभी के कहने का मैंने बताया, सभी के कहने के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें बदलाव आता है। जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो सभी का यही होता है। जब ये बात आई तो एक इसी मॉडल को अमेरिका ने अपनाया, नवोदारवाद को, इसी को ब्रिटेन ने अपनाया। अमेरिका में उस समय मार्गरेट थैचर ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, थैचर, और अमेरिका में रीगन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, राष्ट्रपति। तो इसीलिए इस मॉडल को, नवोदारवाद के मॉडल को थैचरिज्म, ठीक है, मीनिंग देख लीजिए, थैचरिज्म, ये मॉडल कह दो क्योंकि यूके के प्रधानमंत्री थे, और इसी को रीगनिज्म, ठीक है, मॉडल भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि थैचरिज्म मॉडल क्या है, तो सीधी बात हो रही है, नवोदारवाद की बात हो रही है। आप इसमें ब्रिटेन का थोड़ा सा उल्लेख करके और सीधा नवोदारवाद की सारी बातों को लिख सकते हो। इस मॉडल की बात की जाए रीगनिज्म, तो आप थोड़ा सा अमेरिका उल्लेख करके इन सारे मॉडल को, जो भी चीज़ें हैं, इन सबको लिख सकते हो। देखिए वर्तमान में जो चल रहा है कि विवाह करने की आज़ादी हो, व्यक्ति को चुनाव की आज़ादी हो, बाल कटा रहे हैं ऐसे, है ना, तरह तरह के, फटा जीन्स पहन रहे हैं, लिव इन रिलेशन है, वैश्वीकरण है, मेरी मर्जी चलता है ना शब्द, मेरी मर्जी, ये सब क्या है, नवोदारवाद है। यानी कि व्यक्ति की आज़ादी की दिशा में एकदम लिबरेशन की बात होती है, पूरी तरीके से आज़ादी, राज्य कोई हस्तक्षेप ना करे, यही नवोदारवाद है। और ये आपको नवोदारवाद का प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ तो नव क्या, वहाँ तो उदारवाद भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो एक मध्यकाल बसता है। थोड़ा कस्बे में जाओगे, थोड़ा थोड़ा चीज़ें सुधरती हैं जरा सी। शहरों में आओगे तो थोड़ा थोड़ा उदारवाद दिखेगा। बहुत बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली है, और दिल्ली में भी जो बहुत टॉप क्वालिटी के क्षेत्र हैं, जैसे सीपी जैसे क्षेत्र हुए, राजीव चौक, कनॉट प्लेस ऐसे जगह हुए, या मुंबई वगैरह हुआ, बेंगलोर, तो यहाँ पर आपको नवोदारवाद एकदम देखने को मिलेगा। लोगों की रहन सहन को देखकर, उनके कपड़े परिधान पहनने के तरीके को, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर अमेरिका वगैरह पश्चिम के देश में जाओगे तो वहाँ पे भारत की तो, और वहाँ पे तो दिल्ली से या इन सब शहरों से भी तुलना में बहुत ज़्यादा नवोदारवाद मिलेगा, है ना। एक चिंतक और आते हैं, फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा एक्चुअली उस समय हो क्या रहा था,
जरा सा सुन लीजिए, हालांकि इनका ज़्यादा रोल है नहीं यहाँ पे, एक लाइन में सुन लीजिए। नव उदारवाद आगे बढ़ा, फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, देखिए बहुत सारी विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी। तो जब उन विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी, जैसे कि आपकी समाजवाद की चल ही रहा था, समाजवाद और समाजवाद वर्सेस आपने देखा था कि उदारवाद चल रहा था या पूंजीवाद, पूरा कोल्ड वॉर रहा था। यानी कि आपके जो 19 और एग्जैक्ट देखो 1945 से लेकर के 1990 या फिर 91, और वैसे ये शुरुआत तो 1917 से ही मिलेगी जब से रूस में क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये विवाद चल रहा था। इसके अलावा आपकी विचारधारा थी आपकी, जैसे कि फांसीवाद थी, ठीक है, नाजीवाद थी, कई सारी। तो इन सब विचारधाराओं का टकराव चल रहा था उदारवाद से। और फाइनली क्या हुआ, जब रूस ढह गया 1990 और 91 के समय में, यूएसएसआर का जब पतन हो गया तो सारी विचारधारा समाप्त हो गई। यूएसएसआर के पतन होने से ही समाजवाद तो समाप्त हो गया, समाजवाद समाप्त हो गया, फिर एक ही विचारधारा रही, उदारवाद। और उदारवाद का भी कौन रूप रहा, नव उदारवाद। ठीक है, न्यू लिबरलिज्म ये रहा। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने ये कहा कि उदारवाद में जितने भी विचारधाराओं के बीच में विसंगति थी, विचारधाराओं के बीच में जो कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी, सभी प्रतिस्पर्धा में उदारवाद जीत गया है और सभी विचारधाराओं को हरा दिया। तो ये सीधा कहता है कि वैश्विक रूप से उदारवाद जीत गया है और विश्व में इसका प्रसार हो रहा है। और इसकी वानगी, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दुनिया भर, पूरी दुनिया में वैश्वीकरण फैला। वैश्वीकरण क्या है, उदारवाद के ही आर्थिक रूप का प्रसार है ना, उदारवाद के ही आर्थिक रूप का प्रसार है विश्व में पूरे में। तो ये तो उदारवाद का ही तो प्रसार हो गया है, प्रसार। तो ये फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि विचारधाराओं का अंत हो गया है, विचारधाराओं की जो लड़ाई थी, संघर्ष था, उनका अंत हो चुका है। बिल्कुल यही था। अब इसमें एक विचार और रह गया है, दो बातें रह गई, समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद। समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद, ये दोनों हो जाएंगे, आपका ये जो उदारवाद है पूरा समाप्त हो जाएगा। एक सेकंड के लिए पानी पी लेता हूँ जरा। आज कैमरा ठीक चल रहा है अभी। ये चीजें हुई। अब एक बार ना उदारवाद के तीनों रूपों की तुलना करके देख लेते हैं, ताकि क्लियरिटी पूरी तरीके से आ जाएगी आपको, है ना। ठीक है, उदारवाद, एक है आपका शास्त्रीय उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद। फिर आपका यहाँ आ जाएगा कल्याणकारी, कल्याणकारी बोल दो या फिर सकारात्मक उदारवाद बोल दो। ठीक है, इसी को कल्याणकारी, इसे नकारात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, यह है नव उदारवाद।
सारी बात करें। पहला जो शास्त्रीय उदारवाद है, ये व्यक्ति ये कहता है कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति लॉजिक करता है, तार्किक है, इसलिए उनको खुला छोड़ दो। तो ये व्यक्ति प्रधान चिंतन है। ये क्या है? व्यक्ति प्रधान चिंतन है। अब व्यक्ति प्रधान चिंतन का मतलब क्या है? आपको पता है कि व्यक्ति को ही माना जाएगा, फिर धर्म में, संस्कृति, समाज, परिवार, चर्च, स्कूल कोई नहीं, व्यक्ति। कल्याणकारी राज्य ने क्या कहा? कल्याणकारी राज्य ने कहा व्यक्ति नहीं, समुदाय प्रधान होता है, समुदाय प्रधान होता है। इसके बाद जब नवोदारवाद की बात आई तो उन्होंने फिर कह दिया क्या है? व्यक्ति प्रधान चिंतन, व्यक्ति प्रधान चिंतन। ठीक, ये हो गया। ओके, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता, ठीक है, समानता के साथ स्वतंत्रता, समानता के साथ स्वतंत्रता। ठीक है, इन्होंने फिर वही बात कर दी स्वतंत्रता की, सीधी स्वतंत्रता। इसके बाद राज की बात आई तो इनकी राज्य की भूमिका क्या होगी? राज्य कैसा होगा? राज्य सीमित होगा, राज्य सीमित होगा, राज्य हस्तक्षेपवादी होगा। ठीक है, राज्य क्या होगा? राज्य सीमित होगा। राज्य कैसा होगा? हस्तक्षेपवादी होगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेपवादी होगा राज्य। राज्य कोई खास दखलंदाजी नहीं करेगा, राज्य सीमाओं की सुरक्षा करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा और कुछ नहीं करेगा। राज्य अर्थव्यवस्था को मुक्त छोड़ देगा। ठीक है, हाँ। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने का राज्य क्या है? राज्य हस्तक्षेप करेगा। क्यों? बिना राज्य के हस्तक्षेप से ना तो मंदी में इकोनॉमी बाहर आ सकती है, ना ही कल्याण हो सकता है, क्योंकि विषमता बहुत फैल रही है, तो राज्य को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हस्तक्षेप कर दो, ज़्यादा ठीक रहेगा, ये भी सबसे काम चल जाएगा। हस्तक्षेप होगा, वादी होगा। इन्होंने सीधा कह दिया, इन्होंने का राज्य कैसा होगा? न्यूनतम राज्य होगा, तटस्थ राज्य होगा। ठीक है, जिसे मिनिमल स्टेट कहते हैं, न्यूनतम राज्य। ठीक है, तटस्थ राज्य। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे राज्य पूरी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, यहाँ हस्तक्षेप बढ़ गया था। यहाँ कहा कि नहीं, थोड़ा हस्तक्षेप केवल करेगा, थोड़ा सा, न्यूनतम राज्य होगा, थोड़ा सा। यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा था, ना के बराबर, लेकिन यहाँ बहुत कर रहा था। तो यहाँ पर इससे ज्यादा हस्तक्षेप करेगा, इससे कम करेगा, यानी कि न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा, है ना। यहाँ पे इन्होंने सीधा बताया कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी? मुक्त अर्थव्यवस्था होगी, बाजारवादी अर्थव्यवस्था होगी, बाजारवादी अर्थव्यवस्था होगी। इन्होंने कहा कि जो राज्य का बाजार पर नियंत्रण होगा, राज्य का बाजार पर नियंत्रण होगा, यानी कि राज्य का बाजार पर नियंत्रण होगा। ठीक, राज्य का बाजार पर नियंत्रण होगा। इन्होंने सीधा बोल दिया नहीं, अर्थव्यवस्था को फिर खुला छोड़ दो, अर्थव्यवस्था तो बाजारवादी रहेगी, बाजारवादी रहेगी। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप देख रहे हो कि इसका जो कंटेंट है, जैसे व्यक्ति प्रधान चिंतन है, वहां भी व्यक्ति प्रधान, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यूनतम हस्तक्षेप ना के बराबर,
बाजारवादी बजारवादी, ये जो चीज़ है और ये चीज़ के बिल्कुल बराबर लग रही है। तो नवउदारवाद कुछ नहीं है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि ये शास्त्रीय उदारवाद की ही पुनरावृत्ति है। ठीक है, पुनरावृत्ति। अब आप समझ में आया होगा कि मैं बार बार कह रहा था कि नव उदारवाद कुछ नहीं, शास्त्रीय उदारवाद की ही पुनरावृत्ति है। ये कुछ उसी प्रकार से होता है जैसे कि नई बोतल में पुरानी शराब को फिर से भर देना। नव उदारवाद यहाँ क्लियर हुआ। अब नव उदारवाद के दुष्परिणाम क्या हैं, तो दुष्परिणाम देख लो या फिर उसे भी आज़ादी ग्रुप में देख लो। जैसे कि लोग समाज में खूब लिव इन रिलेशन जो है चल रहा है, हालांकि ये व्यक्ति की आज़ादी की बात है, ये कौन सा विषय है, अपना डिबेट इस पर करना अपने आप में वो बनता नहीं। जैसे सेम जेंडर हैं, सेम सेक्स जेंडर हैं, समलैंगिकता है, ये इसका प्रसार हो रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। कपड़े जैसे पहनने हैं, आजकल एक चलन चल चुका है कि धर्म को ना मानना, समाज को बिल्कुल ही खारिज कर देना, ना मानना, जिसके पीछे कोई वैध इनका लॉजिक नहीं होता। हाँ, आप कोई लॉजिक के साथ धर्म को नहीं मान रहे, समझ में आ रहा है, आप समाज को नहीं मान रहे, खारिज कर रहे, खूब ठोस लॉजिक है तो ठीक है। नहीं है कि ट्रेंड चल जाना, नहीं मानना है, ये चीज़ ठीक नहीं लगता है। नशाखोरी बढ़ रही है, आपने देखा था उड़ता पंजाब, पश्चिम के जो देश हैं वो नशाखोरी में बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर वहाँ नशा चल रहा है, क्योंकि मेरी आज़ादी जैसा कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ तक कि यूरोप की बात करें तो 30% से ज़्यादा आबादी वहाँ की नास्तिक हो चुकी है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी तक कहा जाता था कि धर्म जो है पाखंड है, धर्म है इसका लोग अंधे होते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं चीज़ हो पाएगी, पाखंड वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। पाखंड और ये जो भी चीज़ें हैं सुधार करने से नहीं होगा, लेकिन विज्ञान आगे बढ़ गई और विज्ञान हर एक चीज़ को चुनौती देती जा रही है और विज्ञान हर चीज़ को खारिज करती जा रही है। विज्ञान ने तो हर चीज़ को खारिज कर दिया है। तो धर्म को जो लोग धर्म चल रहा है, जो मान्यताएं वाला धर्म है चल रहा है, इसको अपने एक समय बाद इसको अपने बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान हर चीज़ को साबित कर दे रही है, हर चीज़ को, कि जहाँ तुम बता रहे कुछ शक्ति है वापस इसके पीछे ये कारण है, बात खत्म, सिद्ध कर दिया। समुदाय विरोधी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये सारी आपको देखने को मिली हैं। अब दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, एक समुदायवादी और एक है बहुसंस्कृतिवादी, तो इन दोनों को भी देख लेते हैं चलते चलते। देखिए, समुदायवादी ठीक, नवउदारवाद वर्सेस समुदायवाद। देखिए, आपको पता है इन उदारवादी क्या करते हैं, उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति प्रधान चिंतन है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये व्यक्तिवादी चिंतन को बढ़ाते हैं। कहते हैं व्यक्ति क्या है, अणु है। ये अणुवादी समाज की बात करते हैं कि व्यक्ति अणु है और अणुओं से मिलकर एक समाज बनता है, यानी कि व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। व्यक्ति समाज का एक भाग है, ठीक है। समाज से व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से समाज है ना, अणु मानते हैं, है ना। दूसरे ये किसी भी प्रकार के जो समुदाय स्वतंत्रता की बात करते हैं और किसी भी प्रकार के समुदाय उसको सीधा खारिज कर देते हैं। समुदाय के रूप में आपका चाहे चर्च हो, परिवार हो, विश्वविद्यालय हो, ये सारी चीज़ें, ये सब समुदाय है। समुदायवादी क्या कहते हैं, समुदायवादी
समुदायवादी सीधा कहते हैं कि व्यक्ति समुदाय का भाग होता है, व्यक्ति समुदाय का भाग होता है, व्यक्तियों से मिलकर समुदाय नहीं बनता है, समुदाय का भाग एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति समुदाय का भाग होता है, ठीक है। और यहीं पर जो एक चिंतक है उनका नाम है टेलर। तो टेलर क्या कहते हैं, टेलर सीधा बोल देते हैं कि व्यक्ति समाज में अवस्थित होता है, व्यक्ति समाज में अवस्थित होता है। मैंने कहा था ना ये टेलर ने बोला है। देखिए, व्यक्ति समाज में अवस्थित का मतलब सीधा है कि व्यक्ति समुदाय का भाग होता है, समुदाय का एक भाग होता है, व्यक्तियों से मिलकर। ये सीधा कहते हैं कि व्यक्ति एक अणु की तरह होता है, तो उनका व्यक्ति अणु की तरह नहीं, व्यक्ति एक परिवार का भाग होता है, समाज का हिस्सा होता है, धर्म का हिस्सा होता है, संस्कृति का हिस्सा होता है, ठीक है ना। उसको अपनी अलग कोई पहचान नहीं होती, ये सीधे कहते हैं कि उसकी अलग पहचान होती है, अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो इसमें कुछ चिंतक आ जाएंगे, जैसे माइकल सैंडल है, नाम लिख लीजिए कुछ, माइकल सैंडल हुए, आपके वॉल्जॉर हुए और टेलर, वॉल्जॉर और टेलर, ठीक है। ये समुदायवादी चिंतक है। तो माइकल सैंडल क्या कहते हैं, माइकल सैंडल कहते हैं कि जो अणुवादी विचार है, जो नव उदारवाद विश्व में आगे बढ़ रहा है, तो ये अणुवादी विचार है। और ये अणुवादी विचार हर एक प्रकार के समुदाय की अनदेखी करता है। इसने इतिहास को भी अनदेखी की है, इतिहास को कोई महत्व नहीं दिया है, इसने संस्कृति पे कोई महत्व नहीं दिया है, इसने धर्म को कोई महत्व नहीं दिया। तो सीधा कहते हैं कि जो ये नव उदारवादी विचार है, ये संस्कृति विहीन, इतिहास विहीन, संदर्भ विहीन, ये धर्म विहीन ये विचार है, ये वाला, ठीक है। जबकि हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। इन्होंने कभी धर्म की बात नहीं की कि धर्म का महत्व है कि नहीं, समाज का महत्व कुछ नहीं समझा, संस्कृति का महत्व नहीं समझा, इवन अल्पसंख्यकों का भी कोई महत्व नहीं समझा। तो ये सारी बातें ये समुदायवादी कहते हैं। समुदायवादी कहते हैं समुदाय का अपना महत्व होता है, व्यक्ति समुदाय में स्थित होता है। स्कूल का महत्व होता है क्योंकि स्कूलों में मूल्य सिखाए जाते हैं। मूल्य कौन सिखाता है? समुदाय सिखाता है। मूल्य कौन सिखाता है? परिवार सिखाता है, परिवार भी एक समुदाय है। मूल्य कौन सिखाता है? बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते हैं वो सिखाते हैं। संस्कृति से बहुत सारे मूल्य सीखते हैं। अलग अलग संस्कृति है। एक संस्कृति में सिखाया जाता है कि गाय आपकी माता है ना, तो उसके संरक्षण की बात करते हैं। हालांकि सैद्धांतिक बात अलग है, व्यवहारिक चीज़ें दिख रही है वो अलग चीज़ है। और दूसरी चीज़ है वहाँ पे उसको काट देते हैं। तो ये मूल सिखा रहा है, समुदाय सिखा रहा है, तो इस चीज़ का भी अपना अपने महत्व होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा अंतर करके क्रिस्टल क्लियर देख लेते हैं। हालांकि समुदायवादियों को विचार सीधा यही है कि समुदाय का भी अपना महत्व होता है। और याद रखना, समुदायवादी कोई अलग नहीं है। समुदायवादी जो समुदायवादी हैं ये उदारवादी हैं, उदारवादी हैं, ठीक है। समुदायवादी भी कोई अलग कहीं बाहर से नहीं आया है, ये भी उदारवादी ही है। बस उदारवादी में एक वो ग्रुप है उदारवादियों को जो कहता है कि समुदाय भी इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। समुदाय का मतलब समझिए, समुदाय का मतलब परिवार, समुदाय का मतलब स्कूल, समुदाय का मतलब विश्वविद्यालय, समुदाय का मतलब कोई संगठन है ना, समाज है। ये सारी चीजें समुदाय में होती है। अब नव उदारवादी, नव उदारवादी और आपका समुदायवादी में अंतर क्या है? अब अंतर समझ में आ जाएगा क्योंकि चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें सीधा बोल देते हैं कि व्यक्ति प्राथमिक है, व्यक्ति प्राथमिक है। यहाँ से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये व्यक्ति प्राथमिक है। समुदायवादी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि व्यक्ति प्राथमिक नहीं है, व्यक्ति समुदाय का भाग है, समुदाय प्राथमिक है।
व्यक्ति तो समुदाय का एक भाग है, समुदाय में ही व्यक्ति अवस्थित है। टेलर ने कहा तो समुदाय का भाग हुआ व्यक्ति। व्यक्ति अणु की तरह नहीं है कि व्यक्ति प्राथमिक है, अणु है, अणुओं से मिलकर पूरा परमाणु बनता है, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति कोई अणु नहीं है कि अकेला है, उससे मिलकर पूरा समुदाय बनता है, समुदाय में अवस्थित होता है। एक और शब्द आता है, यहां कहते हैं आत्मन साध से पहले है, ठीक है। समझाते हैं, मतलब आत्मन साध से पहले आता है, ठीक है। आत्मन साध से पहले आता है, और ये कहते हैं कि साध आत्मन से पहले, साध आत्मन पहले आता है। उदारवादी, नवउदारवादी कहते हैं कि आत्मन साध से पहले आता है, आत्मन साध से पहले। देखो, नवउदारवादी बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि समुदायवादी और उदारवादी में क्या अंतर है, तो लिखना तो यही होगा ना। नवउदारवादी क्या, उदारवादियों की एक विशेष प्रकार है ना, तीसरा चरण। तो आत्मन शब्द से पहले आता है, तो सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, और इसमें कहते हैं आपका एंड इज प्रायर टू सेल्फ, ठीक है। इंग्लिश में भी याद रखना। मतलब क्या, आत्मन का मतलब क्या, आत्मन का मतलब मैं। उदारवादी सीधा कहते हैं कि मैं सबसे पहले हूँ, मुझे यूपीएससी करना है, वो मेरा ठीक लक्ष्य है, लेकिन मेरा लक्ष्य मैं ही हूँ, वो तो एक साधन है मेरे सामने। कोई भी चीज़ है वो सब साधन है, साध तो मैं ही हूँ। साधन साध समझते हैं ना, कोई जो साधन, साध का मतलब लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो साधन है, साधन एक टूल्स होता है। तो ये कहते हैं कि आत्मन साध से पहले है, कोई भी उद्देश्य है मेरे लिए, उससे पहले हमारा हम जरूरी है। तो हमारा महत्व, व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति होने मात्र से उसका महत्व, ये कहते हैं। ये कहते हैं नहीं, साध आत्मन से पहले है, हमसे ज्यादा महत्व साध का है, क्योंकि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं इसका आपको भान नहीं होता है। ये भी राज्य ही बताता है, कभी कभी ये भी समुदाय आपको बताता है कि आपके लिए क्या गलत है, आपके लिए क्या सही है, यानी क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, ये समुदाय बताता है। अब बच्चे हैं, गलत कदम उठाते हैं कभी कभी, तो परिवार तो उनको समझाता है कि ये गलत है ये सही है। बहुत सारे ऐसे मूल्य होते हैं। वो बात अलग है कि समाज में वर्तमान में अधिक से अधिक गलत ही मूल्य सिखाए जा रहे हैं, लेकिन अच्छे भी मूल्य सिखाए जा रहे हैं। अगर बात हो रही है कि गलत मूल्य सिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि अच्छे मूल्य भी सिखाए जाते होंगे। तो गलत क्या है सही क्या है, इसका भी चीज़ें तो समुदाय आपको बताता है ना, तो इसलिए ये है ना, ठीक, ओके। साथ ही साथ यहाँ कहा गया है कि राज्य क्या होगा, राज्य तटस्थ होगा, राज्य न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, न्यूट्रल स्टेट होगा। न्यूट्रल स्टेट होगा। ये कहते हैं नहीं, राज्य तटस्थ नहीं होगा, राज्य क्या करेगा, राज्य जो अच्छे मूल्य हैं उनका बढ़ावा देगा, राज्य अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देगा, ठीक है। राज्य तटस्थ नहीं रहेगा। अरे भाई नशाखोरी चल रही है, नशाखोरी चल रही है, ये कह रहे नहीं राज्य तटस्थ रहेगा, उड़ता पंजाब है उड़ने दो। राज्य कहेगा भैया उड़ता पंजाब उड़ने मत दो, अभी नशाखोरी चल रही है, बीमारी फैलेंगी, फिर ये अपराध बढ़ेंगे समाज में, उससे नुकसान दूसरे होगा, तो इसको कंट्रोल करना हमारा दायित्व है ना। तो ये कहते हैं कि राज्य अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देगा, राज्य सिगरेट के ऊपर लिखवाएगा उसके 80% हिस्से पे कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक फोटो कैंसर वाली दिखाएगा, तो राज्य अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देगा। ये कहते हैं कि नहीं पंजाब उड़ रहा है तो उड़ने दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो समुदायवादी वाले ये मानते हैं। ये कहते हैं चयन की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, चयन की आजादी या स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता या चयन की आजादी। जैसे कि समलैंगिक है संबंध, समलैंगिक संबंध है
ये कह रहे हैं हमारे पास चयन की आज़ादी होनी चाहिए। अगर एक पुरुष दूसरे पुरुष से संबंध बना रहा है तो ठीक है, बनाने दो, हमारी इच्छा है, हमारी चॉइस है, आप कौन हो बीच में बोलने वाले। वहीं समलैंगिक में चाहे आप कई सारी, चाहे गे वाली बात कर लो, चाहे लेस्बियन की बात कर लो, एक लड़की है वो कह रही है हम दूसरी लड़की से संबंध बना रहे हैं, हमारी चॉइस है, आप रोकने वाले कौन हो। आप कौन, मतलब समुदाय, समुदाय नहीं, परिवार, समाज, है ना, ये सब चीज़ें समुदाय की बात होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे अंतर मूलभूत देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मेनली एक यूनिवर्सल लॉ की बात करते हैं कि अपना जो भी नियम है सार्वभौमिक बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये कहते हैं कि समुदाय जो होते हैं अलग अलग होते हैं, परिवार है प्यार सिखाता है, बाजार है प्रतिस्पर्धा सिखाता है, और राज्य जो होता है नियमों से संचालित होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो समुदाय का अपना महत्व है, यहाँ का नहीं। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि समुदायवाद कोई अलग विचार नहीं है, समुदायवादी उदारवादी का ही, उदारवादी ये लोग हैं, लेकिन उदारवादियों में वो लोग हैं जो चाहते हैं कि समुदाय का भी महत्व हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एक लाइन में ही सारी चीज़ें होती हैं और अलग अलग तरीका बदल गए, आप समझ गए होंगे। अब जब भी आप कोई किताब, कोई नोट्स उठा के पढ़ेंगे, समुदायवाद का मतलब, उदारवाद का मतलब, दोनों में अंतर क्या है, आपको बखूबी ये चीज़ें समझ में आएगी। जबकि दोनों में समानताएं क्या हैं, ये देख लीजिए, दोनों में समानताएं भी हैं, दोनों में समानताएं भी देखने को मिलेंगी आपको। दोनों में समानताएं ये देखने को मिलेंगी। समानता क्या है, दोनों ही क्या कहते हैं, दोनों ही स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, दोनों ही कहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही विधि का शासन, संवैधानिक शासन को मानते हैं। ठीक है, दोनों ही संवैधानिक शासन को मानते हैं, दोनों ही अधिकारों की बात करते हैं, मानवों के अधिकार होते हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संवैधानिक शासन, अधिकार, संवैधानिक शासन नहीं, विधि का शासन, कानून का शासन, तो ये तो उदारवादी बात करते हैं, कुछ अलग है, बस समुदाय वाली चीज़ अलग हो गई, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बहुसंस्कृतिवाद क्या कह रहे हैं, इनकी क्या समस्या है, इनकी भी सुन लेते हैं। ये क्या आखिर में कहना चाहते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म। ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद मल्टी कल्चरलिज्म। ठीक है, अब इसके शब्द में ही छिपाया कि इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए। समुदाय अभी तक क्या कह रहा था, समुदायवादी परिवार की बात कर रहे थे, चर्च की बात कर रहे थे, विद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे, समाज वगैरह। बहुसंस्कृतिवादी का सीधा मतलब है, संस्कृतिवादी क्या होते हैं, संस्कृतियों की बात हो। बहु का मतलब मल्टी, बहु का मतलब क्या है, मल्टी, मल्टी कल्चरलिज्म। ठीक है, इसका मतलब ये है। और मल्टी का मतलब क्या होता है, जितनी भी संस्कृति हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, सभी प्रकार की संस्कृतियां। ठीक है, चाहे देश ए हो, चाहे देश बी हो, चाहे कोई ग्रुप सी हो, डी हो, जितने भी कम्युनिटी हैं, इन सब की भी संस्कृतियों को महत्व देना। तो इसको समझ लेते हैं और बाकी चीज़ें आपको बता देते हैं। देखिए, जो बहुसंस्कृतिवादी हैं वो भी उदारवादी ही है, ऐसा नहीं है कि लिख देता हूँ मैं पहले ही, ये भी क्या है, ये भी उदारवादी है, उदारवादी है। इसमें ये कहा जाता है कि जो बहुसंस्कृतिवादी हैं ये कहते हैं कि समुदायवादियों ने, जैसे कि
एक देश है, तो वहाँ पे समुदायवादियों ने समुदाय की बात कर दी, लेकिन इन लोगों ने अल्पसंख्यकों को छोड़ दिया। अल्पसंख्यकों की किसी ने बात नहीं की। होता क्या है कि इन्होंने सभी को राजनीतिक अधिकार दिला दिए, वैधानिक अधिकार दिला दिए, आर्थिक अधिकार दिला दिए, लेकिन सांस्कृतिक अधिकार सबको नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि कोई भी एक देश होता है, भले ही उसमें लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे बहुमत की तानाशाही होती है। मतलब क्या है, जो बहुमत की संस्कृति होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है। अमेरिका है, अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है मान लो 90% से ज़्यादा, तो अमेरिका में जब भी बात हो रही है क्रिश्चियनिटी की जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है, उसको प्रश्रय देने की बात होती है। मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, और भी लोग हैं, इनकी बात ही नहीं होती है। जैसे अल्पसंख्यक, इनकी सीधा ये जोर देते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस पर जोर देते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय पर जोर देते हैं। ठीक है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी जो ग्रुप है उस पर जोर देते हैं कि इनकी भी संस्कृति को संरक्षित किया जाए, इनकी भी संस्कृति को समझा जाए। चाहे वो अल्पसंख्यक कौन कौन हो सकते हैं। अल्पसंख्यक एक तो भाषाई होते हैं, एक आपके सांस्कृतिक रूप से होते हैं। ठीक, इसमें इन्होंने कई सारी कैटेगरी बनाई। इन्होंने बताई कि एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का मतलब जो देश के अंदर ही अल्पसंख्यक हैं, देश के अपने हैं। एक शरणार्थी होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, कहीं दूसरे देश से आए हैं, वहाँ पे रहने लगे हैं, उनकी भी अपनी कल्चर होती है। एक प्रवासी होते हैं, भारत से लोग नौकरी करने जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये सारे अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक इन्होंने 3 कैटेगरी में बहुसंस्कृतिवादी लोगों ने बांटा है और कहा है कि अल्पसंख्यक जो संस्कृति है उसको भी संरक्षण दिया जाए। हो क्या रहा है कि जो भी पश्चिमी देश हैं इनमें जो बहुमत लोग होते हैं, किसी भी देश की बात करो, जब बहुसंख्यक लोग हैं, भले 80% जनसंख्या है, उसकी कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि अमेरिका में मान लो ये लोग कहते हैं कि अमेरिका में क्रिसमस है तो छुट्टी होती है, दीपावली है तो छुट्टी क्यों नहीं होती है? क्या वहाँ पे हिंदू नहीं रहते हैं? क्या हिंदू काम नहीं करते हैं कंपनी ऑफिस में? क्या उनको अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी नहीं होती है? तो यही बात उठती है कि आप उनके ईसाइयत क्रिश्चियनिटी का जो कोई भी उनका फेस्टिवल है आप छुट्टी दे रहे हो, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? दूसरा एक एग्जांपल देख सकते हो कि आपने कहा कि हेलमेट लगा के चलो, सर पे हेलमेट लगा के सभी के लिए नियम अनिवार्य कर दिया, लेकिन वहाँ पे एक सिख कम्युनिटी भी तो रहती है ना, कोई दुनिया के किसी भी देश में। सिख होकर क्या करेंगे? उनका तो पगड़ी ही गौरव होता है, उनका सम्मान होता है। अब पगड़ी तो उतार नहीं सकते हैं, अब वो कैसे हेलमेट पहने? तो उनके लिए कुछ एक्सेप्शन तो देना होगा ना, उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर है, उनके धर्म का पार्ट है, तो उनको तो पहचान देनी होगी ना, नहीं तो सभी को हेलमेट पहना दोगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये बातें होती हैं, है ना, केवल, है ना। तो छुट्टी अगर दी जा रही है तो दीपावली को भी छुट्टी दी जाए, है ना। अगर सही से देखा जाए, भारत को देखा जाए, तो भारत पश्चिमी देशों की तुलना में एक अच्छा बहुसंस्कृतिवादी देश है। भारत में दीपावली को भी छुट्टी होती है तो ईद को भी छुट्टी होती है, रमजान में भी छुट्टी होती है तो होली को भी छुट्टी होती है, अन्य सिख लोगों के त्यौहार होते हैं तो तब भी छुट्टी होती है। ठीक है, पारसी लोग हों, बौद्ध लोग हों, जैन लोग हों, किसी की भी कुछ होता है तो छुट्टी होती है। समझ रहे, छुट्टी का मतलब या कुछ भी चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। तो भारत में जितनी भी प्रकार की संस्कृति हैं जो अल्पसंख्यक है, सभी को पहचान दी जाती है, सभी की चीज़ों का महत्व समझा जाता है, सभी की कल्चर को पहचान मिलती है। तो बहुसंस्कृतिवादी यही कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति क्या करता है, राजनीतिक समुदाय के रूप में तो सभी को समान मानते हैं, एक राजनीतिक समुदाय के रूप में, लेकिन सांस्कृतिक समुदाय के रूप में ये भेदभाव करते हैं। ये बहुमत जो होता है, इनडायरेक्टली ही बहुमत की संस्कृति होती है, उसको बढ़ावा देते हैं। हाँ, तो यहीं पे बात एक आती है, ये कहते हैं पहचान की राजनीति होनी चाहिए, पहचान की राजनीति, ठीक है ना।
पहचान की राजनीति, पहचान की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन, पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन। राजीव भार्गव क्या कहते हैं? राजीव भार्गव कहते हैं कि जितने भी सभी संस्कृति समुदाय हैं उनके समानता के लिए उनकी भाषा है, संस्कृति है, धर्म के मामले में उनको स्वायत्ता मिले। जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं सभी को उनकी भाषा, धर्म में, संस्कृति में वो मिले, ठीक है ना, क्या मिले? स्वायत्ता मिले, ऑटोनॉमी मिले। और सभी के खान पान हैं, लोगों का पहनावा है, इनका सम्मान किया जाए। फ्रांस का एक मॉडल यहाँ पे देख सकते हो, फ्रांस क्या करता है। फ्रांस कई बार इस चीज़ में चर्चा में आता है कि फ्रांस में बुर्के पे बैन लगा दिया, मान लो बुर्का पे बैन लगा दिया, मान लो पगड़ी है इस पे बैन लगा दिया। फ्रांस क्या कह रहा है? फ्रांस कह रहा है कि आप कोई भी पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में आप धार्मिक चीज़ों को पहन के नहीं आ सकते, जैसे क्रॉस है, ताबीज है, आप कुछ और कोई पहन के नहीं आओगे, ये सारी चीज़ें जैसे बोल दिया। या बोल दिया कि कोई भी अपने धर्म से संबंधित चीज़ें नहीं बनाएगा, सीधा फॉर्मल में आएगा। तो अब बुर्का है वो पहन के लोग आ रहे हैं, पगड़ी पहन के लोग आ रहे हैं, तो फिर ये दिक्कत होती है, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि पगड़ी भी नहीं पहन सकते, ये भी नहीं पहन सकते। तो यहाँ की जो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और इसलिए क्वेश्चन भी आया 2 बार कि हम फ्रांस भारतीय धर्मनिरपेक्षता से फ्रांस क्या सीख सकता है। तो फ्रांस सीख सकता है कि हमारे यहाँ सभी को अनुमति है, आप अपना परिधान पहन के आ सकते हैं तो हम अपना परिधान पहन के आ सकते हैं, आप अपने प्रतीक को लगा के आ सकते हैं तो हम अपना तिलक लगा के आ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये चीज़ें पश्चिमी देश बात करें, वहाँ पर जो बहुसंस्कृतिवाद है, जो बहुत सारी संस्कृतियों के सम्मान की बात है, तो भारत एक बहुत अच्छा मॉडल है पश्चिमी देशों की तुलना में, है ना। इसके अलावा प्रतिनिधित्व की राजनीति होती है, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हर एक को प्रतिनिधित्व दिया जाए। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, यहीं पे 2 लोग और आ जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, फिर आपका खत्म ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। किमलिका एक आते हैं, इसी में चिंतक है किमलिका। किमलिका, किमलिका क्या कहते हैं? ये सीधा कहते हैं कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनके अधिकारों को, इनकी स्वतंत्रता का, इनकी संस्कृति का सम्मान होना ही चाहिए। ये बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये जो अल्पसंख्यक हैं उनको 2 वर्गों में बांट देते हैं। जो भी माइनॉरिटी हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनको 2 वर्गों में बांट देते हैं। एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, एक है प्रवासी। तो ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हैं, देश के अल्पसंख्यक हैं, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में क्रिश्चियनिटी के अलावा मुस्लिम रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, कोई और रह रहे हैं, जो वहाँ के नागरिक है वहीं के रह रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं अलग अलग, तो उनको तो उनकी संस्कृति को तो पहचान मिले, ठीक है, उनकी संस्कृति को पहचान मिले। लेकिन जो प्रवासी हैं उनकी संस्कृति को पहचान ना मिले। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य वहाँ पे अपनी संस्कृति के लिए नहीं आना हुआ, इनका उद्देश्य वहाँ पे डॉलर कमाना था। तो इनकी संस्कृति को हम सम्मान दें चाहे ना दें, ये कोई मैटर ही नहीं करता ना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉलर कमाना, पैसा कमाने आए हैं। जो राष्ट्रीय जो लोग रह रहे हैं उनकी सभी संस्कृति को महत्व दिया जाए। तो ये लोग ये बात करते हैं, क्योंकि इनके लिए प्राथमिक मुद्दा संस्कृति नहीं है, बल्कि डॉलर कमाना है या पैसे कमाना है, ठीक है, आर्थिक है इनका मुद्दा। इसी में जैसे किमलिका जो है ये भी उदारवादी है। एक बात और आती है, जब यही बात आगे बढ़ती है तो उसमें कहा जाता है जो संस्कृतिवादी हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बहुसंस्कृतिवादी को भी 2 प्रकार, एक है अच्छे होते हैं, अच्छे बहुसंस्कृतिवादी, किमलिका ने ही कहा है अच्छे बहु संस्कृतिवादी, और एक होते हैं आपके बुरे बहुसंस्कृतिवादी, बुरे बहुसंस्कृतिवादी, ठीक है। इनका मतलब क्या है?
इन्होंने कहा कि देखिए जो अधिकार दिए जा रहे हैं संस्कृतियों को, तो वो जो अच्छे बहुसंस्कृतिवादी लोग हों उनको तो अधिकार दिए जाएं, लेकिन जो बुरे बहुसंस्कृतिवादी लोग हैं उनको अधिकार ना दिया जाए। अब बुरे संस्कृतिवादी और अच्छे संस्कृतिवादी का मतलब क्या है? देखो, इन्होंने ये कहा कि सबकी संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। जो अच्छे बहुसंस्कृतिवादी हैं, जो अपनी संस्कृति के नाम पे, अपनी कल्चर के नाम पे, धर्म के नाम पे, है ना, व्यक्ति की आज़ादी को सीमित ना करते हों, तो उनकी तो संस्कृति को उन पे महत्व दो। लेकिन जो बुरे हैं, बुरे वो लोग हैं जो अपने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संस्कृति के नाम पे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेते हैं, उसकी स्वायत्ता छीन लेते हैं, उसकी आज़ादी का, अधिकारों का हनन करते हैं। ठीक है, तो ये बुरे संस्कृतिवादी हैं। जैसे कि मान लो अब कनाडा में लोग रह रहे हैं, तो कनाडा में जो आपके जो सिख लोग रह रहे हैं, तो ठीक है, सिख लोगों में भी एक अच्छे सिख हो सकते हैं, एक बुरे सिख हो सकते हैं। अच्छे बुरे का इनके हिसाब से क्या है वो देख लीजिए। क्यों कहेंगे? एक है कि जो कह रहा है कि ठीक है आप अपनी कल्चर को महत्व देंगे, लेकिन सिख एक लड़का है, वो किसी भी लड़की से माना कि शादी करना चाह रहा है, क्रिश्चियनिटी के साथ भी करना चाह रहा है, कर लेने दो। तो ये कहते हैं कि ये आज़ादी के समर्थक है, तो ये अच्छे बहुसंस्कृतिवादी हैं। इन्होंने अपनी तो इनकी संस्कृति को महत्व तो दिया, इन्होंने भी दिया, लेकिन व्यक्ति की आज़ादी को नहीं छीना। व्यक्ति को जो डिसीजन लेना था उसने ले लिया। ये बुरे हैं। ये अपनी संस्कृति के नाम पे क्या कहेंगे? अपने लड़का है, लड़की है, उस पर दबाव बनाएंगे, नहीं अपने ही समुदाय में विवाह या शादी जो करना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये बुरे संस्कृतिवादी होते हैं जो अधिकारों के नाम पे, यानी कि अधिकार है, स्वतंत्रता है, व्यक्ति के चयन की आज़ादी है, उनसे ज़्यादा प्राथमिकता अपनी समुदाय को देते हैं, संस्कृति को देते हैं, भले ही उसकी आज़ादी खत्म हो जाए। तो ये बुरे संस्कृतिवादी होते हैं। तो इनका अधिकार नहीं, इनको मिलना चाहिए, है ना। यहीं पर भीखू पारिक आ जाते हैं। भीखू पारिक, भीखू पारिक, भीखू पारिक किमलका की जो ये बात कही, ये बात, इस बात को ये खारिज कर देते हैं। ये कहते हैं कि किमलका कह रहे हैं कि किमलका ने जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी दो भागों में बांट दिया है, एक राष्ट्रीय है और एक बोल दिया कि जो विदेशी हैं, प्रवासी हैं। और बोल दिया कि प्रवासी जो हैं उनकी संस्कृति को वो सम्मान न मिले, क्योंकि उनका प्राथमिक मुद्दा आर्थिक था, डॉलर कमाना था, ना कि सांस्कृतिक था। तो इन्होंने कहा कि जो किमलका है, और किमलका ने संस्कृतियों के बीच में अधिकृतता पैदा कर दी, एक सोपान पैदा कर दिया है कि एक ऊंची संस्कृति है और एक ये ठीक संस्कृति नहीं है, नीची संस्कृति है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे रिफ्यूजी हों, चाहे राष्ट्रीय हों, चाहे प्रवासी हो, सबकी संस्कृति को महत्व मिले, सबको पहचान मिले। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मानव के लिए कल्चर प्राइमरी गुड है ना। सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इनको बहुलवादी और सार्वभौमिकतावादी इनको कहा गया। ओके ओके, ये तो सारी बात हो गई। अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा है। अब प्रासंगिकता देख लेते हैं कि जो उदारवाद है, क्योंकि ये सब उदारवादी थे, ठीक है ना, ये लोग भी उदारवादी थे। बहुसंस्कृतिवादी हो, समुदायवादी हो, ये भी उदारवादी हैं, कोई अलग, कोई खास अलग नहीं है। उदारवाद की प्रासंगिकता क्या है? समकालीन समय में उदारवाद की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, उदारवाद की प्रासंगिकता तो सीधी बात है। कैसे क्या है ये देख लीजिए। उन्नीस 1990 के जो दशक था, कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। उसके बाद में आपका जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर और किसके बीच में? यूएसए के बीच में। और ये आपका 1990-91 में टूट गया। तो यहाँ पे तो सीधी जो उदारवाद है उसी की विजय हो गई। और फ्रांसिस्को फुकुयामा ने बोला ही था कि उदारवाद ने विचारधाराओं के बीच में चल रही जो जंग थी, लड़ाई थी जो चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, उसको जीत लिया है। तो फ्रांसिस्को फुकुयामा का उल्लेख कर सकते हो। इसके अलावा फिर उदारवाद का वैश्विक रूप से आप देख लो, IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका विस्तार हुआ। आप जिसको
वैश्वीकरण के रूप में देख रहे हैं, वैश्वीकरण, या फिर बोल दो LPG, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, विश्व भर में उदारीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण बढ़ रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, ये क्या है? उदारवाद की तो जीत है। तो ये सारी चीजें देख सकते हो। तो वर्तमान में पूरी दुनिया में क्या उदारवाद ही बढ़ रहा है ना। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके अलावा आज़ादी की सब बात हो रही है, लिव इन रिलेशन की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 की थी, चाहे वो 3 से सेक्शन 77 थी को ख़त्म किया जाना हो, वो बात हो जाए। ये सब क्या आज़ादी की बात कर रही है ना। वो LGBTQ+ जो कम्युनिटी है उसको आज़ादी देना, ये सारी चीज़ें वहीं देखने को मिलती हैं। ये भी रिजर्वेशन भी देने की प्रोसेस चल रही है। एक शब्द आता है दयालु पूंजीवाद। दयालु पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद और दयालु कैसे हो सकता है? दयालु पूंजीवाद ये क्या है? अब आपको सिर्फ दयालु का मतलब यहाँ समझ लेना है कैसे है, और कुछ नहीं देखना। जैसे दयालु पूंजीवाद का मतलब ये है कि CSR का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक्सप्लेन करके। NGO का सुना होगा, NGO बोलते हैं। और आपका ठीक है, ये चीज़ देख लो, है ना। पूंजीवाद क्या करता है? पूंजीवाद का सीधा उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना है, अपना लाभ देखना है, प्रॉफिट कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पूंजीवाद होता है। तो पूंजीवाद से पूछा जाए क्या होता है? अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और दयालु क्या है? दयालु ये है कि जो प्रॉफिट कमाते हैं उनका एक हिस्सा ये क्या करते हैं, गरीबों में या जो वंचित समुदाय है इनमें बांटते हैं, इनका उनको भी मेन स्ट्रीम में जोड़ने का प्रयास होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि भारत में जो कंपनी अधिनियम 1956 का है, फिर इसमें संशोधन हुआ 2013 में। तो कंपनी अधिनियम जो 2017 में संशोधन हुआ, तो CSR का कॉन्सेप्ट डाला गया। उसमें ये कहा गया कि जो नेट आपका शुद्ध लाभ होगा उस लाभ का 2% आपको जो समाज के जो वंचित लोग हैं उनके हितों को बढ़ावा देने में खर्च करना होगा, उनको हेल्प देना होगा, बेसिक फैसिलिटी देना होगा, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सारी चीज़ें 2% का प्रावधान। क्योंकि CSR का कॉन्सेप्ट क्या है? पूंजीवाद है, पूंजीवाद। NGO है, बहुत सारे ये पूंजीपति लोग होते हैं, कमाते हैं, फिर NGO में दान करते हैं, तो NGO के माध्यम से सुधार होता है, ठीक है। बहुत सारे NGO का वो बात है, तो ये अलग है कि इसके नकारात्मक पक्ष भी होते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत कायदे से होती है NGO के माध्यम से, तो ये चीज़ है। लेकिन NGO बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, पैसा मिलता है इनको, तो ये देखी जा सकती है। समतावाद एक शब्द है, तो समतावाद का कुछ मतलब नहीं, कल्याणकारी राज्य की बात करता है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील करारों पर स्वतंत्रता, समानता, और कुछ है नहीं सर। अगली जो विचारधारा है वो सोशलिज्म, समाजवाद, उसको पढ़ेंगे। और समाजवाद की उत्पत्ति भी इनके खिलाफ होगी, बाबा कार्ल मार्क्स, ये सब चीज़ें आप आएंगी। तो वीडियो कैसा लगा बताना। इसका जो नोट्स है आप चाहें तो ये ऐसे नोट्स बना सकते हैं, उसके अलावा और भी आपको कंटेंट पढ़ने को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बताना कि वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को एक वीडियो को बनाने में करीब 7-8 करीब 10-12 घंटे की मेहनत होती है। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।